अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आई विल ट्राई कि इसकी पैथोजेनेसिस रिस्क फैक्टर्स बहुत इजी करके आपको समझाऊं। जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ये एक सिंड्रोम है विद अ मल्टीपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। होगा क्या, इसमें रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होगी विद एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, सिवियर आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया हो रहा होगा, यानी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे होंगे, एंड साइनोसिस हो रही होगी। साइनोसिस इज बेसिकली ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो कि ब्लड में लो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स की वजह से हो रहा होता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉक लंग या एक्यूट लंग इंजरी भी इसे कहा जाता है। इम्पॉर्टेंटली जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि हिस्टोलॉजिकली ARDS में दो हॉलमार्क मिलते हैं हमें, दोनों ही आपने लाजमी याद रखने हैं। नंबर वन इज डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज एंड हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का कहीं भी क्वेश्चन आएगा, इसमें हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का जिक्र ज़रूर होगा। कैसे बनती है मैं आपको समझाऊंगी इन इट्स पैथोजेनेसिस। और एल्वुलर डैमेज डिफ्यूज होगा, कंप्लीट एल्वुलर डैमेज हमें मिल रहा होगा इन ARDS। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे? ARDS पल्मोनरी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के साथ। जैसे कि पल्मोनरी डिजीज़ में हमारे पास आ जाता है निमोनिया, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी कॉज ऑफ ARDS इज निमोनिया। और सिस्टमिक डिसऑर्डर में आ जाता है सेप्सिस। एस्पायरेशन, ट्रॉमा जैसे कोई ब्रेन इंजरी होगी, एब्डोमिनल सर्जरी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पैनक्रेटाइटिस and transfusion reaction, these are the other risk factors for the ARDS। अब ARDS को कंफ्यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ द न्यूबॉर्न के साथ। क्या दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो आपने याद रखना है। क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो न्यूबॉर्न में होता है दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। और ये सर्फेक्टेंट क्यों डेफिशिएंट है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, प्रीमेच्योरिटी है बेबी में, जिसकी वजह से हमारे पास सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, एंड अ बेबी इज डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ न्यूबॉर्न। जबकि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की मेजर कॉजेज निमोनिया और सेप्सिस हैं। अब पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS की बात की जाए तो उसके तीन मेन हेडिंग्स के अंडर हम इसे पढ़ेंगे। एंडोथेलियल एक्टिवेशन, एंडोथेलियल एडहेशन एंड एक्सट्रावाजेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले होगा क्या कि न्यूमोसाइट की इंजरी होगी, जिसकी वजह से एल्वुलर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होंगे, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होंगे, जो कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के एक्टिवेशन में रोल प्ले करेंगे, उनको बेसिकली जमा करने में रोल प्ले करेंगे। एडहेशन और एक्सट्रावाजेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स होगी। अब होगा क्या कि जो एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स है ना, वो अब ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, प्रोटीज, साइटोकाइंस वगैरह, जो कि एल्वुलर एपिथेलियम को डैमेज करेंगे, एंडोथेलियम को डैमेज करेंगे और एडिमा डेवलप करेंगे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन करेंगे, सर्फेक्टेंट इन एक्टिवेशन होगी और हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। रेजोल्यूशन में क्या होगा? अब एडिमा भी हो चुका है हमारे पास, सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेशन भी हो चुकी है, हाइलाइन मेम्ब्रेन भी बन चुकी है। अब ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी कैसे? मैक्रोफेजेस से रिलीज होंगे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, जो कि क्या करेंगे? फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ होगी, कोलेजन की डेपोजिशन होगी और इंजरी के बाद अब हीलिंग फेज में चला जाएगा लंग। अब इसको मैं अगर आपको बुक की पिक्चर से समझाऊं, सो दिस इज़ अ सिंपल और नॉर्मल एल्वुलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास ब्रोंकियल एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ये सर्फेक्टेंट लेयर है ब्लू वाली, टाइप 1, टाइप 2 और न्यूमोसाइट्स और इंटरस्टिशियम है, एंड दिस इज़ अ कैपिलरी एंड कैपिलरी इज लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये इंजर्ड हो जाएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट ये न्यूमोसाइट्स जो हैं वो नेक्रोस्ड हो जाएंगे, यानी जो सेलुलर लेवल पर है वो इंजरी हुई, जिसकी वजह से हमारे पास क्या एक्टिवेट हुए? दीज मैक्रोफेजेस, एल्वुलर मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए। इन्होंने सिक्रीट किए ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, कीमोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, और उन्होंने न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट किया, उन्हें सिक्वेस्ट्रेट किया, जमा किया, एक्यूमुलेट किया। अब ये न्यूट्रोफिल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द एंडोथेलियम इनटू द एल्वुलर स्पेसेस।
एल्विलर स्पेसेस में जाकर इन्होंने एक्टिवेट किया ल्यूकोट्राइन्स को, प्रोटीज को, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को और सर्फेक्टेंट को इनएक्टिवेट करना शुरू किया। देखें सर्फेक्टेंट की लेयर कैसे पूरी ख़त्म हो चुकी है, और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्लू कलर की सर्फेक्टेंट की कंप्लीट लेयर डेवलप है। यहाँ पर सर्फेक्टेंट पूरा रिलीज़ हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है, और these are edema डेवलपमेंट, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई, और ये हमारे पास हाइलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। एट द एंड रेजोल्यूशन फेज आएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट रिलीज होंगे और ये फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन्स की डेपोजिशन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंजर्ड या एक्यूट लंग इंजरी। अब पैथोजेनेसिस के बाद मूव करते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। अब पैथोजेनेसिस की तरह मॉर्फोलॉजी में भी 3 स्टेजेस और 3 फेजेस में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्सीडेटिव एक्यूट फेज होगा, देन ऑर्गेनाइजिंग प्रोलिफरेटिव फेज होगा एंड देन रेजुलेटिव फेज होगा। एक्सीडेटिव एक्यूट फेज में ग्रॉसली अगर बात की जाए तो हमारे पास लंग क्या होंगे, वो फर्म हो जाएंगे, सख्त से हो जाएंगे, बॉगी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। अब ये हैवीनेस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एडिमा, इन्फ्लेमेशन एंड कंजेशन। माइक्रोस्कोपिकली अगर बात की जाए सो देयर विल बी डिफ्यूज एल्विलर डैमेज, जैसे कि मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बताया था कि किस तरीके से ब्रोंकियल एपिथेलियम डैमेज हो रही थी और हमारे पास सर्फेक्टेंट इनएक्टिवेट हो रहा था, तो पूरा एल्विलर डैमेज हो रहा होगा। इंटरस्टिशियल और इंट्रा एल्विलर एडिमा की फॉर्मेशन हो रही होगी, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स से ऐसे प्रोटीएजेज और साइटोकाइंस रिलीज होंगे जो कि एडिमा की फॉर्मेशन करवाएंगे इन द एल्विलर के अंदर भी और इंटरस्टिशियम में भी। देन हाइलाइन मेम्ब्रेन के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, हाइलाइन मेम्ब्रेन में क्या होगा, फिब्रिन रिच एडिमेटस फ्लूइड होगा, साथ ही साथ साइटोप्लाज्मिक और लिपिड रेमिनेंट ऑफ नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल्स मिल रहे होंगे। तो हाइलाइन मेम्ब्रेन से रिलेटेड 2 बातें, नंबर 1 एडिमा फ्लूइड है जो कि फिब्रिन रिच है। फिब्रिन रिच क्यों है, फाइब्रोब्लास्ट की वजह से, जबकि साइटोप्लाज्मिक और लिपिड रेमिनेंट्स मिलते हैं किस चीज़ के, जो सेल्स नेक्रोज्ड हो चुके हैं उनके। देन मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे टू रीजनरेट द एल्विलर लाइनिंग। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये क्यों प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ताकि ये ऐसे बेसिकली फैक्टर्स को रिलीज़ करें, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, बीटा और प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ताकि हमारे पास जो एल्विलर लाइनिंग है वो रीजनरेट कर सके। रेजोल्यूशन में क्या होगा, फिब्रिन रिच एक्सुडेटिव हमें मिलेगा, फाइब्रोसिस मिल रही होगी, एंड देयर विल बी थिकनिंग ऑफ द एल्विलर सेप्टा ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेल्स एंड डेपोजिशन ऑफ द कोलेजन। एक फिब्रिन रिच एक्सुडेट मिल रहा है और दूसरा क्या है, कोलेजन की वजह से और प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से एल्विलर सेप्टा थिक हो रहा होगा। अब अगर हम इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की वे में देखें, सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एक्यूट इंजरी एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हीलिंग स्टेज। जब हम एक्यूट इंजरी की बात करते हैं, सो यहाँ पर भी मैंने एक्यूट एक्सुडेटिव इंजरी में आपको क्या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया, हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। सो दिस इज़ हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जो कि एरो से डिमॉन्स्ट्रेट की गई है। जबकि सेकंड पे हमारे पास क्या बताया गया है रेजोल्यूशन में कि फिब्रिन रिच एक्सुडेटिव फ्लूइड मिल रहा होगा और फाइब्रोब्लास्ट मिल रहे होंगे। सो हमारे पास दीज आर न्यूमोसाइट्स जो कि रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास फिब्रिन डेपोजिशन मिल रही है, कोलेजन डेपोजिशन मिल रही है इन द रेजोल्यूशन फेज। देन क्लिनिकल कोर्स की बात की जाए अर्ली और लेट की, तो अर्ली में हमारे पास क्या मिलता है, रैपिड और शैलो ब्रीथिंग मिलेगी। देन वी हैव इंटरस्टिशियल और सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस मिलेंगी, क्रैकल्स मिलते हैं ऑन ऑस्कल्टेशन। लेट में क्या होगा, ओवरवेलमिंग हाइपोक्सीमिया होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगी। देन वी हैव हाइपोटेंशन, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्रीथिंग। देन वी हैव वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो ये हमारे पास अर्ली और लेट क्लिनिकल कोर्स हो गया। इनिशियली क्या होगा, सिर्फ हमारे पास ऑस्कल्टेशन पे क्रैकल सुनाई देंगे और ब्रीथिंग चेंजेस मिलेंगी, मगर लेट में हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास ब्लड में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, हार्ट भी अफेक्ट होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाएगी और हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो जितना इसकी डायग्नोसिस लेट होगी या इसको विदाउट ट्रीटमेंट अगर छोड़ दिया जाएगा तो दैट विल कैन फर्दर डेवलप various complication as a consequences.
अब लैब डायग्नोसिस की बात की जाए तो सीबीसी पे हमें क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, एनीमिया मिलेगा, यानी सारे ही सेल काउंट कम हो रहे होंगे, पैनसाइटोपिनिया हो रहा होगा। देन एबीजीज में हमें क्या मिल रहा होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस मिल रही होगी, हाइपरवेंटिलेशन हो रहा होगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होगी। सो दीज आर एबीजीज चेंजेस। साइटोकाइंस मिलेंगे हमें किस में, ब्रोंको एल्वुलर लवाज में। देन वी हैव चेस्ट एक्सरे करवाया जाएगा तो बायलैटरल एल्वुलर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, पैची एरिया मिलेगा ऑफ इंक्रीज ल्यूसेंसी। अब इसकी लैब डायग्नोसिस के बारे में एक और निमोनिक भी यूज़ किया जाता है ARDS के नाम से। A फॉर एक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, अचानक से जो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। देन वी हैव R फॉर रेशियो, रेशियो किस चीज़ का, PaO2 रेशियो FiO2, ये जो होगा ये लेस देन 200 होगा। देन डी से क्या मुराद है, डिफ्यूज बायलैटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट ऑन द चेस्ट एक्सरे, जैसे कि मैंने आपको बताया बायलैटरल एल्वुलर इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे, पैची एरियाज मिलेंगे दोनों तरफ ऑन द चेस्ट एक्सरे। देन वी हैव एस फॉर स्वान गॉन्स वेज प्रेशर, ये क्या होता है हमारे पास, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है और ये हमारे पास लेस देन 18 मिलेगा हमें। तो ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ए से क्या है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आर से ये जो रेशियो है हमारे पास PaO2 FiO2 ये लेस देन 200 हो जाएगा। डी से बेसिकली हमारे पास डिफ्यूज बायलैटरल पैची इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे होंगे ऑन द चेस्ट एक्सरे। और एस से स्वान गैंस वेज प्रेशर है, दैट वुड बी लेस देन 18। देन ट्रीटमेंट में है मैकेनिकल वेंटिलेशन, ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन या ट्रैक्योस्टमी की जाएगी। देन वी हैव पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर दिया जाएगा ताकि टिश्यू के ऑक्सीजनेशन को मेंटेन किया जा सके और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाएंगे। सो दीज आर द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड दिस इज ऑल अबाउट ARDS।